हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम अपना थर्ड चैप्टर शुरू कर चुके हैं और हमारे इस टॉपिक पे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चैप्टर का नाम है चुनाव व प्रतिनिधि। आज 3-4 चीजें करेंगे। सार्वभौमिक मताधिकार करेंगे, स्वतंत्र चुनाव आयोग करेंगे और उसमें चीजें करेंगे जो वही टॉपिक चलेगा। उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे कि उसमें सुधार कैसे था, उसकी योग्यताएं क्या है, उसको कौन चुनता है, वो कैसे कार्य करता है और भी चीजें। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में। तो आपके आज 2 ही टॉपिक होंगे, है ना। हाँ, 2 ही टॉपिक हैं आपके। चुनाव सुधार भी उसी में है कि चुनाव आयोग में चुनाव आयोग को क्या चीजें करनी चाहिए, वही। तो 3 टॉपिक है चुनाव सुधार, बट उसी में इंक्लूड है। तो हम 3 टॉपिक कह सकते हैं, 3 टॉपिक करेंगे आज हम और अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे मैंने छोड़ा था आपको। तो वयस्क मताधिकार का मतलब है, पहले इस शब्द को जान लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। सार मतलब सारा ही है, इससे वेरी सिंपल। भौमिक मतलब जियो से है, ठीक है। भौगोलिक से भौगोलिक उसमें तो सिंपल सा है कि जो हमारे भौगोलिक क्षेत्र में वयस्क आते हैं उनके लिए मताधिकार, उनको वोट देने का अधिकार। ठीक है, जो हमारे टेरिटरी में आते हैं, जो हमारे राज्य में आते हैं। ठीक है, जो हमारे राज्य इज इक्वल टू देश, जो देश में आते हैं। ठीक है, अपने सिटीजन के अलावा किसी बाहर वाले को, एनआरआई को, मतलब किसी को नहीं होता क्या करने का, वोट डालने का अधिकार। ठीक है, सिर्फ इन नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, तो अपने सिटीजनों में प्राप्त है। तो इसका मतलब है अपनी ज्योग्राफी, अपनी टेरिटरी, अपनी राज्य की सीमा के अंदर आने वाले वयस्क को मताधिकार। ठीक है, तो ये है। तो पहले तो शब्द को जान लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या है कि जैसे आपके चैप्टर में स्टार्टिंग में पैराग्राफ में दिया गया है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है मतदाता कौन है, जो हम वोटर्स हैं वो कौन है। सेकंड क्वेश्चन है कौन चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन के ऊपर हम जाएंगे, जिसका काफी बड़ा दिया गया है, अच्छे से आंसर दिया गया है। तो पहली बात, जो ये 2 क्वेश्चन है ये लोकतंत्र परंपरा को दर्शाते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में ये परंपरा है कि वोटर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चुनाव कैसे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में आज देख रहे हैं, उसी के बारे में आज जान रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन था आपका, मतदाता कौन होते हैं। ठीक है, अब मतदाता वे होते हैं जो देश के सभी नागरिकों को में वोट देने का अधिकार रखते हैं। सिंपल है। तो हम जो है अपने देश के अंदर वोट देने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, अधिकार इसी सार्वभौमिक, ठीक है, जो भी हम लोग हैं वोट देने का अधिकार रखते हैं, वही वयस्क मताधिकार है। बस क्या होता है, एज का डिफरेंस है। जैसे वयस्क लिखा हुआ है, तो पहले क्या एज थी इसकी, हमारे में बालिग है ना, उसको बोला जाता है 21 का था। ठीक है, 21 प्लस उनको क्या बोला जाता था कि ये वयस्क है। अब क्या एज होगी है 18। ठीक है, तो पहले और अब में ये अंतर है। अब 18 हो गई है ना, 18 के बाद आपको वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, या उसकी लाइन में लगने शुरू हो जाते हो कि वही वोटर आईडी कार्ड बन लो हमारा, है ना। बहुत मूलभूत किसी का पहचान पत्र है, खो जाता है, हम कैसे पागल हो जाते हैं, फिर बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको प्रमाण देता है कि आप इस देश के नागरिक हो, आप वोटर हो एक। ठीक है, तो ये सार्वभौमिक यही है, बस वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार, इतना सिंपल है। ठीक है, तो ये है। तो एक और चीज बता देती हूँ कि आपको लग रहा है कि वोट देने का अधिकार ठीक है ऐसे कुछ, बट हमें बहुत लेट आज़ादी मिली है, हमें और दक्षिण अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को, इन सबको थोड़ी लेट आज़ादी मिली है। तो हमने उस टाइम पे सारे अधिकार मिल चुके थे, सब वो लड़ाई लड़ चुके थे। हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी अपने लोगों से। हमें अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, आज़ादी की, दैट्स इट। हमने नागरिकों ने ऐसे कोई लड़ाई नहीं लड़ी कि हमें ये अधिकार नहीं मिला। छोटी मोटी चीजें हैं जो हम लड़ते हैं, बट
बेसिक जो है, जो जो नींव है, वो हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। बट और कंट्री में ऐसा हुआ, ठीक है, और कंट्री में ऐसा हुआ। जैसे एग्जाम्पल है अमेरिका का। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का राइट नहीं था। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत टाइम तक किया है। तो हमारी महिलाओं को तो ऐसा नहीं करा गया ना कि आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, नहीं, उनको इक्वल माना गया। तो ये कि आपको बहुत इजी लगता है, बट इसका इतिहास बहुत लंबा है। हमें वोट इतने आसानी से नहीं मिले हैं, बहुत स्ट्रगल किया है तब जाके वोट मिले हैं। बहुत सारे देशों में स्ट्रगल हुआ है। फिर हमने तो क्या करा, हमें पता था ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि हम जैसे अमेरिका का मैं एग्जांपल दे रही हूँ ना, तो मैं अमेरिका को बताती हूँ कि वो 200 साल पहले आज़ाद हो चुका था। हम कहते हैं ना वो बहुत आगे, वो इसलिए आगे क्योंकि वो 200 साल पहले आज़ादी लेनी थी। तो 200 साल और हम 200 साल, यू नो, तो इसीलिए तो उन्होंने स्ट्रगल किया। फिर हमने देखा, हमने अपने इतिहास से सीखा, तो हमें लगा कि बिल्कुल सही है, महिलाएं बिल्कुल बराबर, तो उनको अधिकार देंगे, ठीक है। तो इसीलिए तो ऐसा नहीं हमें इजीली मिल गई, ठीक है। ये एक बात थी। नेक्स्ट है 18 वर्ष, है ना। हम 18 और 21 वर्ष पे थे। तो 1989 से पहले, ठीक है, से पूर्व क्या था, 21 वर्ष थी आयु वोट देने की, है ना। चुनाव या वोटर जो हम थे। उसके बाद क्या हुआ, 18 वर्ष हो गई। राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी की सरकार, मुझे बोलते हैं मेरी फैमिली वाले जो वीडियो देखते हैं, मतलब मेरी मम्मा की राइटिंग बहुत बुरी लिखती है, तो अच्छा लिखा कर, मतलब बताओ। मैंने बोला मम्मी मेरी राइटिंग अच्छी है, पता है आपको, बोर्ड पे अच्छी नहीं आती है ना। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम होती होगी ये वाली। तो मेरे साथ अभी भी है ये कि बोर्ड पे थोड़ी अच्छी नहीं आती। चौक वाले से अच्छी आती है, जैसे ग्रीन बोर्ड होता है उस पर अच्छी आती है, इससे पता नहीं क्यों अच्छी आती। ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है अपने आप ही, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ओके। हाँ, तो 1989 से पहले 21 वर्ष के, उसके बाद क्या हो गई, 18 वर्ष हो गई, ठीक है। आपकी बुक में फर्स्ट, सेकंड एंड, हाँ, सेकंड जो लोकतंत्र से स्टार्ट होता है, उसके 1, 2, 3, तीसरी लाइन मताधिकार कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है किसकी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की। जब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चन, मतलब तो ये वाली डेफिनेशन लिखनी है कहीं से, ठीक है। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, छाप दो पेपर में, ठीक है। तो ये है 18 वर्ष होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, राजीव गांधी सरकार ने दिया, ठीक है। ये अधिकार क्या करता है, हमारी समानता को जाहिर करता है ना, कि कोई क्या है, ऊपर नीचे नहीं है, सबको वोट देने का अधिकार है। सबको, प्रधानमंत्री भी एक ही वोट देता है ना, दिखाते हैं ना ऐसे करके, तो वो भी एक ही वोट देता है, और एक गरीब भी एक ही वोट देता है, तो सबके पास सिमिलर, है ना। और क्या है ना, भेदभाव को कम करता है, ये चीज़ है। तो ये है एक आपका इसमें एक जो आपको मिल रहा है समानता का व्यवहार, ये बड़ी चीज़ है ना। एक और कुछ जो बौद्धिक वर्ग हैं, उन्होंने भी ये बोला कि पढ़े लिखे लोगों को ही वोट करने का अधिकार होना चाहिए। ऐसे जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको राजनीति की समझ नहीं है, जो बहला फुसला के जिनको पागल बनाया जा सकता है, उनको वोट देने का राइट नहीं है बिल्कुल भी। उनको क्यों नहीं है, क्योंकि उनको समझ नहीं है राजनीति की, या वो पहचान नहीं पाते, या वो बिक सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि उनकी गरीबी बहुत ज़्यादा है। ऐसा बहुत सारे ऐसे लॉजिक दिए गए, और इस पर डिबेट होती है, इस पर बहुत डिबेट्स हैं। और जब हम एमए में, ठीक है, पढ़ते हैं, तो इन डिबेट्स को हम पढ़ते हैं कि क्या ये चीज़ सही है, और ठीक है, उनको अच्छी खासी महत्व है डिबेट्स का। बट अभी हम डिबेट पे नहीं जा रहे। ये बुक आपको क्या है, सिस्टम को समझने की है। डिबेट आपके अंदर काम आती है, आपको विजन देती है पॉलिटिकल साइंस को समझने का, उसकी हर एक चीज़ को समझने का। आपकी बुक आपके अंदर डिबेट पैदा करती है। जो बच्चे बनाए गए हैं, जो कार्टून बनाए गए हैं, वो क्या करते हैं, वो एक तरह से कटाक्ष करते हैं। बट जो आपकी बुक है वो सिस्टम को बताती है, ठीक है। तो हमें सिस्टम को समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और डिबेट जो चीज़ है हमारे अंदर कि यार बॉस ये चीज़ तो नहीं हो रही, ये चीज़ तो गलत है, तो उस डिबेट का यूज़ करना है आपको आगे जाके, ठीक है। कैसे, इस बुक में है उसका एग्जाम्पल लास्ट में, कैसे आप उसको कर सकते हैं। तो अच्छे नागरिक बने,
राजनीति की चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, उनको जानें, उनको समझें और अपना सोच डेवलप करें। और अगर कोई गधा बना रहा है, कोई नेता है और जो भी, तो गधा ना बने, उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। आपके 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 पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस की कि हाँ भी कैसे कह रहे हैं, ऐसे ऐसे तो ऐसे नहीं होता, पागल बना रहा है, पागल समझे, ऐसे नहीं बना सकते, पागल है ना। तो ये एटीट्यूड कब आएगा? जब आप इसमें घुसोगे, डिबेट को अपने माइंड में रखोगे तब। और पहले सिस्टम को समझना जरूरी है, सिस्टम चीज़ क्या है उसके अंदर। तो ये ठीक है। मैं इसलिए थोड़ा सा लंबा बता रही हूँ क्योंकि यार क्या है ना कि पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं है ना, स्किल डेवलपमेंट है कि आपके अंदर स्किल कितना डेवलप हो रहा है, नॉलेज कितनी बढ़ रही है। रट्टू तोता नहीं बनना, आज के डेट में वो काम भी नहीं आता कहीं पर भी। नॉलेज ही काम आती है और वो ही काम आएगी। तो जहाँ भी हो दबंग से रहो नॉलेज के साथ। पर पैसे वाला दबंग नहीं है, गुंडा नहीं, नॉलेज वाला दबंग चाहिए बॉस आज की डेट में, ठीक है, वो मांगता है। तो नॉलेज वाला दबंग, ठीक है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि नॉलेज होनी चाहिए, दबंगगिरी अपने आप आ जाती है, ठीक है। तो ठीक है। और पॉलिटिक्स आने वाले बच्चों को तो आ ही जाती है, उनको तो आ ही जाती है। ठीक है। और अगर आप अच्छे टीचर्स के कांटेक्ट में आ गए, अच्छी यूनिवर्सिटी के कांटेक्ट में आ गए, तब तो कहर कहर बचा देते हैं बच्चे, है ना। सिस्टम परेशान हो जाता है और उन्हें क्या कहते हैं, जो सिस्टम को परेशान करते हैं, अपनी बात बनवा लेते हैं, उन्हें कहते हैं दबाव समूह। उनका एक पॉलिटिकल नाम है दबाव समूह। कहते हैं कि दबाव बना देते हैं इतना, चेंज करना पड़ जाता है, तो उसे कहते हैं, ठीक है। ये आपके है बुक में, तो नॉलेज लेनी है, स्किल बढ़ाना है अपना, ठीक है। और नॉलेज से स्किल बढ़ जाता है अपने आप। टेंशन लग जाते हैं बच्चों में, ठीक है। जो अपने व्यवहार में ले आते हैं पढ़ाई को, व्यवहार में लाना जरूरी है। हाँ, तो ये है। पर एक और चीज़ देखिए, मैंने बोला ना कि कुछ बौद्धिक वर्ग ऐसा होता था कि क्या होना चाहिए, पढ़े लिखों को ही मिलने चाहिए। पर हमारे संविधान निर्माताओं, एंड लाइन है इस क्वेश्चन की, जो हमने बताया ना मतदाता कौन है, उसके क्वेश्चन की लास्ट लाइन है, हमारे संविधान निर्माताओं को देश के सभी नागरिकों की योग्यता और महत्व में समाज के रूप से विश्वास था कि वे समाज, देश और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित में निर्णय ले सकते हैं। उनको डाउट नहीं था अपने किसी भी नागरिक पे, अपने गरीब पे, किसी भी के, सबको मिलना चाहिए। और एक हम लोकतंत्र देश में सबको भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। हम कभी कभी ऐसे नहीं बोलते पढ़ा लिखा गवार है, तो है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पढ़े लिखे को ही नॉलेज होती है। बहुत बार इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है ना, विवेकानंद की, वो नहीं पढ़े लिखे थे बट नॉलेज, कदर, है ना। तो कोई अपने एक्सपीरियंस से बहुत सीख लेता है, कोई पढ़ के भी किसी इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो कैसे हम डिफाइन करें, कैसे हर एक नागरिक के पास जाए किसी नॉलेज नहीं, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो सब अपनी बुद्धिमत्ता से वोट देंगे और लोकतंत्र वाला देश को मजबूत बनाएंगे, सिंपल, है ना। सबसे सही चीज़ तो यही थी और ये चीज़ है भी। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिली हूँ अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, बट उनके पास नॉलेज बहुत अच्छी है, क्योंकि उनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि वो पढ़ सकें कुछ भी, बट उनके पास नॉलेज बहुत अच्छी है, वो अच्छे हैं एज अ नॉलेज, भले ही उनके पास किताबी ज्ञान नहीं है, तो क्या करें। तो ऐसा है। जैसे एक और चीज़ बता देती हूँ मैं, जैसे JNU कॉलेज है, यूनिवर्सिटी सॉरी, तो वहाँ पे बोला जाता है ना कि मार्क्स वालों का पर्दा पड़ा हुआ है, चश्मा चढ़ा हुआ है उनके ऊपर, लाल, हर चीज़ लाल दिखती है उन्हें। ऐसा नहीं, सभी ऐसे हैं, बट ऑलमोस्ट वहाँ पे ऐसा बोला जाता है। तो क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे हैं, फिर भी एक ही चीज़ को देखते हैं ना वो, हर एक दृष्टिकोण, किसी भी, कितने भी वे ऑफ टाइप्स हो, बट वो एक ही नज़र से देखते हैं। तो क्या चीज़ सही है? नहीं। एक नज़र से देखना, आप कुछ और अपना ही नहीं पा रहे, आपके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप किसी और चीज़ को अपनाओ, चाहे वो सही क्यों ना। तो ये तो गलत चीज़ है, तो वो तो पढ़े लिखे हैं। ऐसे मतलब बहुत एग्जाम्पल है, जो हम जितने बोलते हैं पढ़े लिखा गवार, पढ़े लिखा गधा, ऐसे बोल देते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनका, वो पढ़े लिखे हैं, वो स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग, जो भी, बट उनका विजन बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो संविधान निर्माता है उन पर
ट्रस्ट करो, और उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया है कि सभी को अधिकार है ना। एक बार क्या हुआ, एक डिबेट हुई हमारे कॉलेज में, डिबेट हुई कि क्लास डिबेट थी कि कोई सांसद थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, और वो संसद में बैठी हुई थी। तो वो अपनी बात कर रही थी, अपने विचार रख रही थी कि ऐसा होना चाहिए गाँव के पक्ष में, ऐसे जो भी। तो डिबेट आई कि क्या ये पढ़ी लिखी इसकी योग्य है बोलने के, क्यों योग्य नहीं है। पहली बात तो आपका देश कितना % पढ़ा लिखा है, सिर्फ मात्र 50% से भी कम में जाता है रेशो, बहुत कम में जाता है जो पढ़ा लिखा वर्ग है। तो आधे से ज़्यादा लोग अनपढ़ हैं, तो उनके लिए काम नहीं करेंगे, उनके लिए उनकी नीतियाँ कौन बनाएगा, उनकी प्रॉब्लम कौन समझेगा, हम नहीं समझ सकते, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं बैठ के। तो उनके साथ ऐसा होता होगा, जो नहीं पढ़ा लिखा, जो गरीब है, वो बताएगा ना कि एक्चुअल में ज़्यादा ऐसा होता है लॉस, वो सही चीज़ बताएगा। मैं क्या चीज़ बताऊंगी जिस वर्ग में मैं रहती हूँ, मुझे उनकी प्रॉब्लम, उनका स्टेटस सब कुछ पता है, उनकी मेंटेलिटी पता है। जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से, तो मुझे मिडिल क्लास लोग अच्छे से पता है क्या उनके होते हैं, उनके अंदर क्या दिक्कतें हैं, जो भी, या क्या उनकी ख्वाहिशां, मुझे हर चीज़ पता है। वो कैसा विकास चाहते हैं, कैसा नहीं चाहते, कितने डबल स्टैंडर्ड है, क्या सब कुछ पता है मुझे मिडिल क्लास का। मुझे अपर क्लास का नहीं पता। अपर क्लास का क्या है मुझे नहीं पता। हम बस फोटो देखते हैं अंबानी की, बिजनेसमैन की, किसी की भी, मुझे उनका मेंटल लेवल नहीं पता, वो क्या सोचते हैं। मुझे गरीबों का नहीं पता, जो गरीब है। तो मैं अपने वर्ग में रहती हूँ, तो मैं अपने वर्ग की ही नीतियाँ, अपने वर्ग के बारे में सोच सकती हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिकली देखा है, मैंने उसको जिया है। तो हर वर्ग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उस वर्ग के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, वो अच्छे से सब कुछ कर सकता है, अच्छी नीति बना सकता है, उसे अप्लीकेबल कैसे करना है वो भी बता सकता है ना। तो ये चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए तो कैसे, नहीं, वो बता सकता है। तो मेरा ये एक पक्ष है, मैं ये नहीं कह रही कि ये सही ही होगा, नहीं, कुछ सही और गलत तो कुछ है ही नहीं, है ना। क्या बोलते हैं उसे, सिर्फ देखने का नजरिया है ना। सही गलत कुछ नहीं है, आपके परिप्रेक्ष्य में वो गलत हो सकता है, मेरे परिप्रेक्ष्य में सही हो सकता है। तो सही गलत कुछ नहीं है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि ये भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये भी, तो हमारे निर्माताओं ने सबको इक्वल दिया है, उनको अपनी नागरिक के लोगों पे क्या था, भरोसा था कि वो अच्छा ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, एक कार्टून दिया गया है, हाथी को एक नेता खींच रहा है, जैसे जवाहरलाल नेहरू मत समझना, ये एक सिर्फ नेता है बस। जो कार्टूनिस्ट है, ठीक है, वो नेहरू जैसा उसका दिखता है, बट वो नेहरू नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखा है, एडल्ट वोट लिखा हुआ है, और नीचे बताया गया है कि इस चित्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को हाथी के रूप में क्यों दिखाया गया है, क्या यह संभालने योग्य नहीं है, या उस कहानी की जैसे है। क्या ये संभालने योग्य नहीं है, नहीं, ऐसा तो नहीं है, संभालने योग्य है। हम इससे सही डायरेक्शन दे सकते हैं, इससे अच्छा व्यूअर बना सकते हैं, अपने देश की शक्ति के लिए काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो संभालने योग्य तो ऑफकोर्स है। नेक्स्ट है, यह उस कहानी की जैसे है जिसमें कई अंधे व्यक्ति हाथी के भिन्न भिन्न अंगों के आधार पर उसे बताने की कोशिश करते हैं। ये कहानी सुनी है आपने, शॉर्ट में बता देती हूँ कहानी क्या है। बहुत सारे अंधे होते हैं और एक हाथी खड़ा करते हैं, तो कोई उसका पैर टच करता है, कोई उसकी पूंछ टच करता है, कोई उसका सूंड टच करता है, ऐसे करके। और सबके अपने अलग अलग ओपिनियन है, चीज़ एक है सबके, मगर अलग अलग ओपिनियन है, क्योंकि उन्होंने उन्हीं चीज़ को क्या करा, एक्सपीरियंस करा है। जैसे मैं बता रही थी, जो चीज़ एक्सपीरियंस करे मैं उसी को मतलब लिबरेट कर सकती हूँ, उसी को समझा सकती हूँ। तो ऐसे ही है। तो क्या आधार पर उसे बताने की कोशिश करते हैं, नहीं। ये सिर्फ कार्टून ये है कि एडल्ट वोट की हमारे देश में एडल्ट 18 वर्ष से स्टार्ट होके मतलब जो आगे हैं वो बहुत थे, मतलब 21 और 18 के बीच में जितना गैप था ना, वो बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी उसकी, और उसको मतलब अवॉइड किया हुआ था बस, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में थी। तो बस यही है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप था, ठीक है, इस तरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन था हाँ, कौन चुनाव लड़ सकता है ना। अब चुनाव कौन लड़ सकता है कि सिंपल, बिल्कुल पहली लाइन में बताया गया है कि सभी नागरिक, है ना, सभी नागरिक चुनाव में खड़े हो सकते हैं। बस क्या है, कुछ योग्यताएं हैं, कुछ आयु है, उसके बेस पे। सिंपल, इतनी कुछ हार्ड ऐसे कुछ योग्यताएं नहीं है।
कोई भी खड़ा हो सकता है और एज होनी चाहिए बस वो आपकी, है ना। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है लोकसभा का और क्या है विधानसभा का, कितनी एज है उसकी, 25 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। तो ये है, कुछ और भी प्रतिबंध है, जैसे एग्जाम्पल दिया है कि क्या होना चाहिए उस पे अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई हो तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। आगे इसका डिबेट है, मतलब एक वो है कि क्या ये सही है, मतलब क्या है 2 या 2 से अधिक बार जेल हुई हो तो, अगर एक बार गया जेल हुई तो वो चल जाएगा, वो नेता, है ना। और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे गुंडों के बड़े फैन रहे हैं लोग, मतलब ये चीज़ बहुत गलत है कि कोई गुंडा है और वो चुनाव में जीत रहे हैं। भाई कैसे ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ, मतलब कितना गलत चीज़ है ना। तो मगर ये था, और उसको चेंज करने की मांग होती रहती है कि ये गलत है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक बार अगर वो चला गया जेल तो वो नहीं लड़ सकता, ठीक है। और भी एग्जाम्पल जो आपकी बुक में बिल्कुल संविधान में जो है वो डिटेल में बताया गया। अब बस 2 एग्जाम्पल आपकी बुक में, 25 वर्ष से अबव, लोकसभा विधानसभा में 25 वर्ष और में और अधिक है, ठीक है। और ये वाला एग्जाम्पल दिया गया। और किसी के आधार पे भेदभाव नहीं है, लिंग के आधार पे नहीं है, जाति के आधार पे नहीं है, किसी के आधार पे भेदभाव नहीं है। बस यही है कि उसका आयु और उसकी योग्यता उस आधार पे होनी चाहिए, और वो बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, जो आपका नया टॉपिक है, ठीक है, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, ठीक है। अब हम ये वाला टॉपिक कर रहे हैं। स्वतंत्र निर्वाचन मैं एक चीज़ बताऊंगी कि स्वतंत्र निर्वाचन आयोग जो स्वतंत्र निकाय है, ये बहुत कम देशों में है। कई देश ऐसे हैं जहाँ पे स्वतंत्र निर्वाचन नहीं है, सरकार होती है वो वही करवाती है। तो क्या मैं बिलीव कर सकती हूँ कि वो अपने पक्ष में नहीं करवाएगी, कुछ ना कुछ तो धांधले करवाएगी, क्योंकि उसका हर जगह क्या है, मतलब पहुँच है उसकी हर जगह, तो वो क्यों नहीं करवाएगी। और उसके अंदर सब कुछ होता है, उसके अंदर पुलिस आती है, उसके अंदर IAS ऑफिसर्स आते हैं, सब उन्हीं के लिए काम करते हैं ना। तो क्या मतलब ऐसे पॉसिबल है कि वो निष्पक्ष होके रहेंगे। तो इसीलिए ये सब जानते थे हमारे नेता, संविधान निर्माता, तो इसीलिए इन्होंने ये स्वतंत्र निकाय बनाई है कि ताकि निष्पक्ष हो और लोकतंत्र हमारा मजबूत हो, और हमें जो नागरिक है उनको विश्वास हो अपनी चुनाव प्रणाली पे कि ये बहुत अच्छी चुनाव प्रणाली है, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या करा गया, एक स्वतंत्र निकाय बनाया गया, ठीक है। ये एक इसमें से ये क्या है, एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है ना। निर्वाचन आयोग की स्थापना, ठीक है, स्थापना की गई। एक चीज और लिखती हूँ मैं साइड में, 1989 में, है ना, यहाँ पे 1989 में, एंड में बताऊंगी क्या, है ना। तो इसकी स्थापना की गई, और ये क्या है, चुनाव का संचालन करती है, चुनाव किस तरह से चलेगा, किस तरह से होगा, चुनाव के अंदर क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारी चुनाव जब होते हैं ना, तो जो सिस्टम है, जो काम कर रहा होता है चुनाव के पीछे, चुनाव की, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। मतलब अगर आपके फैमिली में कोई है, चाहे वो पुलिस के अंदर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे एक IAS हो, कोई भी हो, तो माहौल पूरा चेंज हो जाता है उस टाइम पे, और बहुत डर होता है। मतलब मैंने वो डर देखा है कि चुनाव के ड्यूटी शुरू हो गई है, तो है ना, तो एक डर होता है कि जैसे कोई गड़बड़ ना हो जाए, इतना प्रेशर होता है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, क्योंकि गड़बड़ हो गई ना, फिर लेने देने पड़ जाते हैं उन लोगों को, तो बहुत ज़्यादा कर जाते हैं वो लोग।
तो ये चीज़ बड़ा अच्छा लगता है देख के कि नाइस डर है इनको, मतलब कुछ अच्छी चीज़ है ना। डरना क्या ये जो भी है, मतलब जो वोट पड़ रहे हैं उनकी गिनती सही हो भी रही है, तो डर होता है, बहुत बहुत नजर होती है। तो बहुत अच्छा सिस्टम है हमारा और वर्ल्ड में नाम है सिस्टम, ठीक है। हाँ, तो एक आर्टिकल दिया गया आपके अनुच्छेद 2341, ठीक है। तो इस आर्टिकल को मैं एक बार पढ़ देती हूँ, क्यों इम्पोर्टेंट है आपको समझ में आ जाएगा। इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य की विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा, ये दो चीजें हो गई, संसद के प्रत्येक राज्य की विधानमंडल और सभी निर्वाचन के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नाम मंडली तैयार नाम मंडली कौन कौन होंगे, नाम मंडली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधिशरण निर्देशन नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा। सॉरी। हाँ, तो देख लो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके चुनाव ये लड़वाएंगे, इनका नामकरण ये करेंगे, निर्देशन ये करेंगे, सब संचालन ये करेंगे। तो एंड ऑफ क्या है, इन्हीं की बात एंड होगी, इन्हीं की बात सर्वोपरि होगी, चुनाव, ठीक है। चुनाव आयोग की जैसे लिखा गया है, क्या अंतिम निर्णय का अधिकार किसका होगा, चुनाव आयोग का होगा, ठीक है। ये है और क्या है आपके चुनाव आयोग में, एक है चुनाव आयोग में, जैसे चुनाव आयोग ये नहीं होता कि सेंट्रल के बेस पे होता है, हर राज्य में एक क्या होगा एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है जो चुनाव आयोग के लिए काम करता है ना। ऐसे चुनाव आयोग तो एक बोर्ड है, एक तरह से उसमें मेंबर काम करते हैं। तो एक अधिकारी कहाँ होता है, एक निर्वाचन अधिकारी हर एक राज्य में होगा, कोई सा भी राज्य हो उसमें एक अधिकारी होता है, ठीक है। बस वो किसके लिए काम नहीं करता चुनाव आयोग, स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते हैं, है ना, उनके लिए वो काम नहीं करता, पंचायतों के लिए काम नहीं करता। सिंपल एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं, पंचायतों के लिए वो काम नहीं करता, ठीक है, वो उसका स्टेट करता है, बाकी जो चुनाव है वो सबके लिए काम करता है, ठीक है। तो बस स्थानीय निकायों के लिए काम नहीं करता बाकी, और हर राज्य में एक उनका अधिकारी होता है, ठीक है। तो ये है। फिर और क्या बताया गया है इसके उसमें, मैं ये एक पॉइंट लिख देती हूँ, क्या है, स्थापना हुई हर राज्य में एक मुख्य, ये मुख्य है, ठीक है, अंडरलाइन कर लेती हूँ, बताती हूँ क्यों, निर्वाचन अधिकारी होता है, निर्वाचन अधिकारी होगा, ठीक है। थर्ड है स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराते, ठीक है, नहीं, ओके। स्थानीय निकाय एग्जाम्पल क्या है, पंचायत, ठीक है। अब एक और चीज हुई इसमें, क्या हुई, जो निर्वाचन आयोग है पहले वो एक सदस्यीय व्यवस्था थी, ठीक है, एक सदस्यीय व्यवस्था एक होता था बस, और क्या होते थे वो अपने अंडर सबको काम करवाता था, ठीक है। और गवर्नमेंट मतलब ये एक उसकी एक तरीका था, कार्य प्रणाली टाइप करने का, काम करने का तरीका था, संचालन करने का तरीका था चुनाव को, कि बाकी सब उसके अंडर होंगे, उसको पुलिस उसके अंडर होगी, अब वो स्टेट के अंडर नहीं होगी, वो उसके लिए काम करेगी, चुनाव स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंडर काम करेगी, जो वो काम करेगा, जो वो बोलेगा वो पुलिस को करना होगा, जो IAS अधिकारी को बोलेगा वो उसके अधीन काम करते हैं सारे, ठीक है। तो गवर्नमेंट के अंडर उस टाइम पे नहीं होते।
तो ऐसे तो एक सदस्यीय व्यवस्था थी ये। बाद में क्या हुआ, 1989 में इसे बहुस्तरीय व्यवस्था कर दी गई। मतलब दो अन्य आ गए, और टोटल 3 हो गए, है ना। दो अन्य आ गए। और ये क्या हुआ, 1989 में के आम चुनाव से ठीक पहले हुआ। 2 अन्य सदस्यों को, जो अन्य अधिकारियों को नियुक्त कर लिया गया, ठीक है, नियुक्त कर लिया गया, और एक तरह से बहुसदस्यीय व्यवस्था बन गई। फिर उसके बाद कब हुआ ये, 1993 में हुआ दोबारा, जब चुनाव हुए, उसमें भी दूसरी बार ऐसा करा गया, 2 मेंबर को चुना गया, और फिर दोबारा से बहुस्तरीय व्यवस्था हो गई, और 1993 से लेके अब तक ये बहुस्तरीय व्यवस्था है, ठीक है। फिर क्या हुआ इसमें, जब एक स्तरीय थी तो एक के पास शक्ति थी, और 2 के पास 2 की कैसे शक्ति का वितरण किया जाए बहुस्तरीय व्यवस्था में जब हो गई, तो इसका निर्णय लिया न्यायालय ने कि शक्ति किसी एक के पास नहीं है, शक्ति सबके पास है, समान शक्ति है, ठीक है। और ठीक है, समझ में आया, शक्ति किसी एक के पास नहीं, सबके पास है। 3 हो गए टोटल, तीनों के पास अपनी टेरिटरी, अपनी क्षेत्र, उसमें काम करना, डिवाइड करना, और शक्ति किसी एक के पास नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज है कि शक्ति एक के पास नहीं है, क्योंकि जब शक्ति एक के पास होती है ना, तो उसका बड़ा मतलब उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, बट नेगेटिव हमें नहीं चाहिए। और इस प्रणाली में जहाँ पे इतने सारे लोगों को हम वो कर रहे हो, लीड कर रहे हो, वहां पे तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसमें संशय की कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए कि शक्तियों का वितरण सब में हो और उसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, ये होना चाहिए ऐसा। और फिर क्या बात हुई, फिर और एक बात हुई इसके बाद कि क्या नियुक्ति कैसे हो इसकी, मतलब सरकार द्वारा हो, कैसे हो। अगर सरकार द्वारा हुई तो फिर तो घालमेल कुछ हो सकता है। अब हम इन्हीं बंदों को, जो ये स्वतंत्र निकाय, और इनको ही अगर जो सरकार बहुमत में है वही इनको चुन के ला रही है, तो कितनी दिक्कत है। फिर तो बस मजे ही उसी सरकार के, तो हमेशा आ जाएगी, उनको कुछ अंदर से हेल्प हो जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं हुआ। अब बताती हूँ पहले इनकी नियुक्ति कौन करता है ना। नियुक्ति, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। स्वतंत्र निकाय है ये, हर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं करवाता, बहुस्तरीय व्यवस्था है। तो कब से, 1989 में पहली बार, फर्स्ट टाइम, एंड सेकेंड टाइम कब हुई, 1993 में, और तब से अब तक यही है। फिर इनमें क्या हुई, इनमें बहस हुई, और न्यायालय ने बीच में आके इनकी शक्तियों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, है ना, बराबर कर दिया। ये 5 पॉइंट है आपके जो हमने पढ़े हैं अब तक अनुशासन। अब इसमें नियुक्तियों की बात हो रही है, ठीक है। नियुक्तियां कौन करता है, राष्ट्रपति करता है इनकी, ठीक है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करता है, मंत्रिपरिषद की। राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही कार्य करता है। मंत्रिपरिषद का हेड कौन है, पीएम होता है। फिर अन्य मंत्री तो है आप देखते ही हो, है ना, स्वास्थ्य मंत्री, खेल मंत्री, जो बहुत सारे, तो उसका हेड ये होता है। तो इसकी सलाह पे ये इसको नियुक्त करेगा। सब दिख रहा है ना, पीएम उसकी सरकार है ना। हमारा पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी जी है ना। तो उनको एग्जाम्पल लेके आप यहाँ पे कर सकते हो कि नरेंद्र मोदी ने नियुक्त किया निर्वाचन आयोग के अधिकारी को, तो हेल्प नहीं करेगा कुछ, क्या पता ना करे, क्या पता वो बिल्कुल निष्पक्ष हो, क्या पता ऐसे बंदे को चूज करके। बट हम क्यों रिस्क ले, हमें नहीं पता ना उस व्यक्ति के बारे में, हम तो नहीं मिले, तो हमें डाउट होगा कि ये तो उसकी हेल्प कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अब कौन ऐड हो रहा है, प्लस विपक्ष के नेता। तो विपक्ष में उसकी भी क्या होनी चाहिए, रजामंदी होनी चाहिए, हाँ ये व्यक्ति ठीक है। एक और प्लस, ठीक है, आप अच्छा लग रहा है ना, अब लग रहा है आप भी ठीक है, गुड़ पढ़नी है। मुख्य न्यायाधीश है, ये देख लेते हो कि पूर्व तो नहीं है, हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। पूर्व किसमें था,
पूर्व न्यायाधीश किस में था, हमने पढ़ा था ना, मानवाधिकार में, मानवाधिकार आयोग में जो अधिकारी काम करते हैं उसमें पूर्व था ना। ठीक है, तो इसीलिए मैंने देखा एक बार। तो मुख्य न्यायाधीश, तो अब देख रहे हैं, अब हमें सर्टिफिकेशन हो गया भाई। हाँ, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को भी अगर देखा जाए ना तो वो इतनी उसकी अब क्षेत्र थोड़ा बढ़ गया है, तो वो भी अपनी इमेज को बचाने के लिए ऐसे व्यक्ति को चूज नहीं करेगा, मतलब मोस्टली मैं बता रही हूँ। फिर भी फिर क्या है, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश। अब ठीक है, तो इनकी नियुक्ति ये करते हैं। ठीक है, अब मिटवा देती हूँ। अब क्या है, आयु है ना, आयु क्या है, आयु भी तो होनी चाहिए कुछ भाई इनकी। आयु 65 है ना, 65 से ऊपर नहीं, 65 से नीचे, 65 ठीक है, आयु तक रह सकते हैं। और 6 वर्ष के लिए अगर कोई व्यक्ति चूज किया गया तो वो क्या होगा, 6 वर्ष के लिए ही रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और 65 आयु तक, उससे अगर प्लस में चला गया वो आदमी तो उसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, और हटा कौन सकता है, आयु ये हो गई। हटाने का क्या है, हटाने का यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, चीज अच्छी आ जाएंगी। हटाने के लिए क्या है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हटा सकता है, पर ऐसे नहीं। राष्ट्रपति किसके सलाह पे काम करता है, पीएम की, मंत्रि परिषद की। तो ऐसे तो अगर हमारी बात नहीं सुन रहा कुछ भी, चल भाई हटा दे इससे, कितना डर होगा यार, ये तो हटा सकते हैं तो मैं मान लेता हूँ उनकी बात, कम से कम अपने पद पे तो रहूंगा, है ना। तो ऐसी बागडोर नहीं चाहिए, ऐसा कोई पद नहीं चाहिए कि वो डर के काम करे, और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना डर के काम करे तो फायदा ही क्या। और कोई भी डरा देगा उसे तो चल भाई हम तो हटा देंगे तुझे, फिर आज ही बोलो सरकार क्या काम है ना। तो डर के काम नहीं, तो इसके लिए क्या बनाया है, उसके लिए बनाया है कि संसद में क्या नेक्स्ट है इसमें, संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से पारित करना होगा, मतलब उसमें आना चाहिए। इसको हटाना है तो कितने लोग वोट कर रहे हैं, विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत इतना टफ है कि बस की नहीं है हटाना, एक तरह से देखा जाए तो। अगर गवर्नमेंट जा रही है कि हटा दे और दोनों सदनों में विशेष बहुमत से, तो इतना इजी नहीं होगा, सोचना पड़ जाएगा। ठीक है, तो विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है सदन के, यहाँ पे लिख देती हूँ हटाने का, है ना, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा, है ना ये। और दोनों सदन कौन से होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इतना इजी नहीं है। अभी अगर देखा जाए तो ये सरकार क्या है, बहुमत से, बट कहाँ पे, लोकसभा में। राज्यसभा में अभी भी उन्हें इतना बहुमत प्राप्त नहीं है कि वहाँ पे विशेष बहुमत से उनकी मतलब बात हो जाएगी, बट फिर भी वो काफी मेजोरिटी में है, ऐसा नहीं है, बट फिर भी विशेष बहुमत करवाना इतना इजी नहीं होता, है ना। तो विशेष बहुमत क्या है, हम ये जान लेते हैं। आपकी बुक में एक बॉक्स में दिया गया है, वैसे इसको एक्सप्लेन किसमें किया गया, आपके नेक्स्ट चैप्टर में किया गया, कार्यपालिका में, बट फिर भी थोड़ा सा बता रही हूँ क्योंकि अगर आपके इस बॉक्स में है तो आपको बता देना चाहिए ना। तो विशेष बहुमत क्या चीज है, विशेष बहुमत, ठीक है। अब विशेष बहुमत क्या है, जैसे पहले दिए गए विशेष बहुमत का अर्थ क्या है, फर्स्ट दिया गया उपस्थिति तथा मतदान
करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 है ना, यानी 100 है, 100 का क्या हुआ, 100 टोटल लोग उस सदन में, एक सदन में टोटल लोगों की संख्या है 100, उसका 2/3 तो कितना हो गया 66.66, ये हो गया, करके देखना है ना। तो 50 से भी अब 66 कितना ज्यादा है, इतनी इजी नहीं मिलता ये वोट, और एक सदन में नहीं है बस, दोनों सदनों में है ना। पहली तो ये शर्त है, ये कंडीशन है। दूसरी क्या है, सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत, ये हो गया दोनों सदनों में जो उपस्थित होगी। फिर क्या है, जितने भी टोटल सदस्य हैं उनका साधारण बहुमत, साधारण बहुमत तो सिंपल है 50% ऐसे है ना, तो इतना तो इजी नहीं है ये, बस ये समझ में आना चाहिए कि इजी नहीं है ये, ठीक है, विशेष बहुमत। और इसको हम डिटेल में अगले चैप्टर में करेंगे, तो यही है। तो इसे हटाना मुश्किल है, बस ये कहना, ये एक आशय है इसका विशेष बहुमत द्वारा, तो इसका हटाना मुश्किल है। चुनाव आयोग के अधिकारियों को राष्ट्रपति इतनी इजी से नहीं हटा सकता, ठीक है, तो उसको कोई डर नहीं है, तो डर के हाँ ठीक है हटाना, हाँ हटाओ, प्रक्रिया करो चलो, है ना, तो इतनी है उसमें। और अब तो उसका कार्यभार, ये मतलब क्षेत्र जो है उसका बहुत अच्छे से बढ़ी है, और सरकार को बिल्कुल डर होता है क्योंकि उसके पीछे जनता है। अगर वो हल्का सा भी सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल दे तो सरकार की धज्जियां से उड़ेंगी ना, शायद उसे जनता दोबारा लेके आए, ये हमारे साथ धोखा कर रही थी, ये ऐसे है ना, तो ये है। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग को निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। ये 3-4 पॉइंट दिए गए हैं, और इसकी एक लाइन, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे पढ़ लेना, अच्छे से कर लेना, ओके। पहला बस मैं पढ़ देती हूँ एक बार, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। पहला नहीं, दूसरा कर देती हूँ। पहला ये है कि जैसे आपकी वोट आती है ना, घर में मम्मी पापा की आती है, पर्चियाँ आती हैं कि आपका नाम, आप हो इस लिस्ट में, आप हो इस लिस्ट में, वो कि ऐसा लिस्ट जिसमें वो नई बनाती रहती है, नई इन द सेंस कि 18 एज में जो आ गए हैं उनकी वोटर बनेगी, जो जिनकी डेथ हो गई है वो हट जाएंगे उस लिस्ट से, ऐसे तो वो नई बार बार करनी पड़ती है, पंजीकृत करना पड़ता है लोगों को, तो ये। सेकंड में है क्या, चुनाव की घोषणा करती है, नामांकन प्रक्रिया की कौन कौन नाम आए हैं नए नए, क्या इनको शामिल करना चाहिए, जो भी वो सारी चीजें देखते हैं, इनकी योग्यता है नहीं है, सब कुछ ठीक है। नामांकन प्रारंभ करने की तिथि क्या होती है, वो भी नामांकन की तिथि भाई खुल गई है, आ जाओ ऐसे। मतगणना की तिथि, वोट किस दिन होंगे, चुनाव किस दिन होंगे, है ना। मतगणना की तिथि और चुनाव परिणामों की घोषणा की इस दिन चुनाव की घोषणा होगी, आदि बातों का उल्लेख है। बहुत काम होता है, बड़ा काम है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसका, चुनाव की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के निर्णय के लिए पूरा अधिकार होता है। वह पूरे देश, किसी राज्य, किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को इस आधार पर स्थापित कर सकता है कि या रद्द भी कर सकता है कि हमें ठीक नहीं लग रहा, अभी बहुत क्या है दंगे फसाद हो रहे हैं, इसमें चुनाव करवाना नहीं हो पाएगा पॉसिबल, तो वो रद्द कर देती है, ठीक है। 2-3 बार हुआ ऐसा, तो वो भी हटा भी सकती है, चुनाव करना संभव नहीं है वो भी हटा सकती है। एक जो उम्मीदवार है उनके लिए क्या होती है, एक आचार संहिता होती है, वो भी लागू करती है वो, कि इस टाइम से इस टाइम तक आप प्रचार कर सकते हो, उस टाइम के बाद प्रचार करना बंद हो जाएगा, ऐसी बहुत सारे, तो उनकी आचार संहिता होती है, ठीक है। ये है उचित न्यायपूर्ण ढंग से, मतलब न्यायपूर्ण ढंग से उनका अच्छे से हो, उनके रिजल्ट अच्छे से आए, ये सब काम उनका है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया उनके कितने काम है, एक बार वो पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या है उनके कार्य बताओ, तो ये कार्य यही है। नेक्स्ट पैराग्राफ में जब भी पॉइंट्स खत्म होते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग के पास बहुत ही सीमित कर्मचारी होते हैं, इसलिए वह प्रशासनिक मशीनरी की सहायता से चुनाव करवाता है, ठीक है। जितने भी आप चुनाव लड़ने जाते हो, मतलब वोट देने जाते हो, सॉरी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो सारे टीचर होते हैं, ऑलमोस्ट टीचर होते हैं। तो मेरे फादर टीचर थे, तो उनकी मेरे घर में मोस्टली लोग टीचर थे, मेरी बुआ फूफा सब टीचर हैं, तो उनकी जॉब मतलब नौकरी लगती है उस टाइम पे, तो ऐसे, ठीक है। फिर वो सब कुछ कलेक्ट किए जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर जहाँ पे कलेक्ट होता है वो वहाँ जाते हैं, लाइन में लगते हैं, सब कुछ, तो ऐसे तो बहुत काम होता है। मैं एक चीज बता रही हूँ,
एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। और पुलिस वालों का बहुत काम होता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, देख रेख में होते हैं उनके ऐसे, तो सबका प्रेशर होता है, सबके पास प्रेशर होता है इस टाइम पे, ठीक है। और ये है, ठीक है। तो पूरी मशीनरी जो होती है ऊपर से लेके जो भी सारे नीचे तक काम कर रही होती है ना, मशीनरी हमारी होती है, आईएएस से लेके नीचे जो भी पुलिस अधिकारी है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो सारे इनके अंडर, वो जिनको भी बुलाती है वो, ठीक है, उनके अंडर काम करती है। चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग को पूरी प्रशासनिक, मतलब गवर्नमेंट को मैंने बताया ना, गवर्नमेंट का उस पर अधिकार नहीं होता, उस टाइम पे चुनाव आयोग का अधिकार होता है उस प्रशासनिक मशीनरी पे, वो किसको चाहे कर सकती है। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उस अधिकारों को वो हटा भी सकती है कि इसने गड़बड़ करी है, हटाओ उसे, ठीक है। चुनाव में इतनी पावर होती है, वो किसी को, अगर किसी का ट्रांसफर हो रहा है उस टाइम पे तो नहीं, ट्रांसफर नहीं होगा, रोक सकती है, मतलब वो बहुत सारे काम कर सकते हैं, सब कुछ पूरी मशीनरी उसके अंडर आ जाती है, ठीक है। तो देख रहे हो, कर्मचारी कम नहीं है उसके पास, बहुत कर्मचारी है, तो इसीलिए वो प्रशासनिक जो मशीनरी है उसकी हेल्प लेती है ना। तो ये है। फिर बात होती है किसकी, कि कैसे हमने सफल चुनाव करवाए, और कुछ कितने अच्छे तरीके से करवाए, और आज की डेट में कितना नाम है हमारे लोकतंत्र का, कितने सफल चुनाव करवाए हमारे सिस्टम ने, है ना। सुधार के लिए चीजें होती रहती हैं, बट फिर भी बहुत अच्छी चीज है। लास्ट यही है, यहीं से एंड है इसका। आज निर्वाचन आयोग अधिक स्वतंत्र प्रभावी है। इसका कारण है निर्वाचन आयोग की शक्तियां या उसकी संवैधानिक सुरक्षा भी वृद्धि करती है। जो संविधान में उसको सुरक्षा प्रदान है ना, वो उसकी शक्तियों को बढ़ाती है। बस यही संविधान में लिखा गया, संविधान ने उन्हें शक्ति प्रदान की है, तो इसीलिए उनके पास अपनी पूरी स्वतंत्र निकाय है, वो अच्छे से काम कर पाती है, ये ठीक है। और एग्जाम्पल दिए गए हैं कि 55 वर्षों में लोकसभा के और अन्य सभा के बहुत सारे चुनाव करवाए, और वो बहुत अच्छे से चुनाव करवाए। कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे 1991 में चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही स्थगित करना पड़ा। 2002 में प्रधानमंत्री मतलब राजीव गांधी की हत्या हो गई, तो तब रोकना पड़ा, ऐसे एग्जाम्पल हैं। और पंजाब में हिंसा हो रही थी, उस कंडीशन में उन्हें किस तरह से उन्होंने रोक के चुनाव करवाए, एक एग्जाम्पल्स हैं उनके, एग्जाम्पल सेट किए उन्होंने कि हमने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी कितने अच्छे तरीके से और निष्पक्ष चुनाव करवाए। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट करा है, और इन एग्जाम्पल को हम बुक में पढ़ रहे हैं, तो रियल में ये एग्जाम्पल्स हैं अच्छे, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए। अगली चैप्टर में, अगले वीडियो में हम चुनाव सुधार करेंगे, और बहुत थोड़ा सा है, और अगले टॉपिक का इंट्रोडक्शन मैं दूंगी। फिर अगली कार्यपालिका है आपका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, और अगले टॉपिक है आपका चुनाव सुधार। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।